हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 63, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं। और इससे पहले लेक्चर 62 तक मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए इन डिटेल, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। ओके, जैसा कि नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम भी आ रहा है और पीजीटी कॉमर्स एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। और जो भी आप कॉमर्स से रिलेटेड टेट एग्ज़ाम की या नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 63 को। और अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो। ठीक है, इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ नेट पेपर 1 और पीजीटी कॉमर्स एंड नेट कॉमर्स ये वाली वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलेंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट का। ओके, वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों को दिया हुआ है 6 पर यूनिट, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 5000 का। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और यूनिट्स में निकालना है। देखो, जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए, तो फॉर्मूलाज के लिए अलग से नोट्स ज़रूर बनाने हैं साथ के साथ, जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू करवा रही हूँ। तो हमें ये पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमने ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर ब्रेक इवन पॉइंट को हमें यूनिट्स में निकालना हो तो क्या फॉर्मूला रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट आप लोगों को 5000 यहाँ दी हुई है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। सेल पर यूनिट 10 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6 है, तो 10 माइनस 6 4, तो 5000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1250 यूनिट्स। ओके, 1250 यूनिट्स। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, यूनिट्स में। तो आपको ये फॉर्मूला साथ के साथ ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजनिंग बेस्ड है, और जब भी आप असर्शन रीजनिंग बेस्ड करेंगे क्वेश्चन, तो पहले आपने इंडिविजुअली चेक करना है, असर्शन को भी और रीजनिंग को भी। ठीक है, तो सबसे पहले असर्शन में आपको बोला है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग स्टडी इज़ टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स। फैटिग स्टडी क्या होती है, आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की जो FW टेलर ने अपनी उनमें बताई है स्टडीज़। ठीक है, वर्क स्टडी से रिलेटेड, उसमें हमारी जैसे कि मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, फैटिग स्टडी है। इंपॉर्टेंट है, फैटिग होता है थकावट। देखो क्या होता है, अब एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर वो कॉन्टीन्यूसली काम करते रहेंगे तो उनको, आपको पता ही है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि थकावट होती है ना। तो अगर वो क्या करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, अपना काम बेटर वे में नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं रहता ना। तो इसीलिए देखो, आपको बोला है कि जो फैटिग स्टडी है उसमें ये देखा जाता है कि कितने इंटरवल के बाद उनको रेस्ट देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है फैटिग स्टडी का इज़ टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ वर्कर्स, बिल्कुल, ताकि उनकी एफिशिएंसी बनी रहे। यही है, ये असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न में बोला है द रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर्स। जो रेस्ट है, रीज़न है कि जो रेस्ट है उनको वर्कर्स को रिफ्रेश करता है, बिल्कुल कॉमन है ये तो अब देखिए, इनको रिलेट कीजिए दोनों इंडिविजुअली, तो ठीक है। असर्शन और रीजनिंग को अब हम चेक करते हैं। असर्शन में बोला है कि ठीक है, अगर हम फैटिग स्टडी करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एफिशिएंसी को मेंटेन करना। रीज़न क्या है, बिकॉज, अब बिकॉज लगाइए इसके बाद, बिकॉज द रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर्स, बिल्कुल सही है। तो A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, थर्ड वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड ने 2010% प्रेफरेंस शेयर इशू किए। 100 का था फेस वैल्यू, लेकिन उन्होंने 95 में इशू किया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फेस वैल्यू 100 है, 95 इशू किया। ठीक है,
जो कंपनी है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पर, यानी कि रिडीम हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है प्रेफरेंस शेयर की, तो इसके लिए भी आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाइए। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका, देखिए यहाँ पर आपको देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू यानी कि जो उनकी रिडेम्पशन के टाइम वैल्यू होगी माइनस नेट प्रोसीड्स यानी कि अब इशू के टाइम पे आपको कितना मिला अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 10% है ना 100 का, आपको पता है फेस वैल्यू का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हमारे पास। ओके दिस वन प्लस रिडेम्पशन वैल्यू तो 100 ही है, लेकिन हमने इशू किए हैं 95 पे, तो नेट प्रोसीड्स 95 एट द एंड ऑफ 10th ईयर हमने रिडीम करने हैं, तो एन यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए वही रिडेम्पशन वैल्यू 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 2। ये तो अगर ऐसे करते हैं तो ये आता है, और हमें परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 10.77% जो है आप लोगों के पास इसका आंसर आएगा। जो आंसर है दैट इज़ 10.77%। ओके इस टाइप के क्वेश्चंस की और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज देखो, आपको इनसे हिंट भी मिलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलाज अच्छे से करने हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस रैंक्स आर गिवन टू द सेटिस्फेक्शन। देखो सबसे पहले तो ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, और है आपका कार्डिनल यूटिलिटी। एक है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी, एक है कार्डिनल यूटिलिटी। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले तो आपको ये समझिए। कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं। यूटिल्स मतलब यानी कि जैसे इस प्रोडक्ट से उनको 2 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, 3 यूटिल्स मिला, तो कार्डिनल ये कहता है, यानी कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव है नेचर में। अब जब हम बात करते हैं ऑर्डिनल की, ऑर्डिनल के नेम से याद रखिए ऑर्डिनल, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ऑर्डर। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मान लो आपने 2 प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए, आप कहेंगे मुझे प्रोडक्ट ए से जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला प्रोडक्ट बी के मुकाबले, कंपैरिजन करें, यहाँ पे आप रैंकिंग दे रहे हैं। और आप ध्यान रखना इसमें ये कहा जाता है हम यूटिलिटी को मेजर्स नहीं कर सकते क्वान्टिटेटिव टर्म में, लेकिन हम उनको रैंकिंग ज़रूर दे सकते हैं, ये इसमें बोला है। तो मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस रैंक्स आर अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस रैंक्स आर गिवन टू द सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्वालिटेटिव, नो क्वालिटेटिव नहीं है, क्या है, क्वांटिटेटिव। मैंने अभी आपको बोला कि हम उसको मेजर कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है हमारी क्वांटिटेटिव इन नेचर है, यहाँ जबकि क्वालिटेटिव दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है जबकि सेकंड वाला गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेटमेंट्स वाले। देखो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन इसीलिए करते हैं हम क्योंकि इनसे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है और आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते हैं, ठीक है, आप समझते हैं चीज़ों को, अच्छे से देखते हैं उसको कि ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज़ नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अकम्पनीड विद अथॉरिटी। बिल्कुल सही है, अगर डेलीगेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अकम्पनीड विद अथॉरिटी। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लो आपने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी दी, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको, ठीक है, अपने बिहाफ पे, लेकिन जब तक आप उसको अथॉरिटी नहीं देंगे उस चीज़ को करने के लिए, उसको डिसीजन मेकिंग, उसको जो राइट्स चाहिए इस चीज़ को करने के लिए वो देंगे नहीं, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपने उसको अथॉरिटी दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपने उसको अथॉरिटी भी देनी है उस चीज़ के लिए, बिल्कुल सही है ये, ठीक है।
उसके बाद देखिए मेंटल रेवोल्यूशन इज़ अ चेंज इन थिंकिंग बोथ ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बिल्कुल जो मेंटल रेवोल्यूशन है, आपने पढ़ा होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में। मेंटल रेवोल्यूशन में ये बोला जाता है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को खुद झगड़ा करने की बजाय आपस में अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाना है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा और अल्टीमेटली उन दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट भी है। परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स हैव नो प्रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट सेलर्स, ठीक है। और सेकेंड दिया हुआ है नॉन प्राइस कंपटीशन इज अ पार्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसका आंसर एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक बार आप लोगों ने अपने लेवल पर ट्राई करना है, ओके। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ भी आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ओके।